आज हम फाइंड करेंगे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग एमजीएफ यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काई स्क्वायर का जो पीडीएफ है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल होता है। और काई स्क्वायर की जो लिमिट होती है वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। अब मोमेंट जनरेटिंग के थ्रू हमने मीन और वेरिएंस निकालना है, तो हमें पता है बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल होता है, इस टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखें जब हमने ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ई टी एक्स है ये है, तो हम इसको किस तरह से एक्सपेंड करते थे, आपको पहले भी पता होगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये वो रेंज होती है जो उस डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। जैसे यहाँ पर काई स्क्वायर है तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी, और यहाँ पर दरमियान में ई टी एक्स जो भी यहाँ पर होता है वो आता है। ठीक है, और साथ फंक्शन आ जाता है और उसका डी एक्स आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जब हमने काई स्क्वायर का मोमेंट जनरेटिव फंक्शन फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि ई टी एक्स की जगह क्या आएगा, हमारे पास काई स्क्वायर आएगा। इसी तरह जब टी की जगह एक्स आ गया तो यहाँ पर एक्स की जगह काई स्क्वायर आ गया, टी तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ काई स्क्वायर आएगा। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जगह हमने क्या लिखा है, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन की ये रेंज होती है। ई टी एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, काई स्क्वायर, और फिर फंक्शन भी किसका है, काई स्क्वायर का, और साथ में डी टी एक्स काई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर एफ काई स्क्वायर यानी कि जो फंक्शन है हमारे पास उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि अभी ऊपर बताया कि वो इसके इक्वल होती है। हमने सिंपली उसमें इसको पुट किया तो हमारे पास ये देखें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस किया, बाकी सारी टर्म्स वही हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि ये देखें ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले जाएंगे। इंटीग्रल हम सिर्फ जहाँ जहाँ काई स्क्वायर है वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे। देखें तो सिर्फ इंटीग्रल जो है वो काई स्क्वायर की टर्म्स के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जब हमारे पास ई टी काई स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 है। ठीक है, तो अब इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व किस तरह से किए, यहाँ देखिए हमारे पास ये टर्म है। ठीक है, हमने सेपरेट यहाँ पे किया है, ये टर्म है। तो इसमें से अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये टर्म बन जाएगी। यहाँ से हमने माइनस काई स्क्वायर बाय 2 कॉमन लिया, यहाँ से लिया तो हमारे पास खाली क्या आ जाएगा 2, और साथ आ जाएगा टी। माइनस यहाँ पर नहीं है तो इसके साथ यहाँ पर अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस काई स्क्वायर बाय 2 ये पूरा टर्म जो है वो हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और इसको हमने ठीक करके लिख लिया जो कि 1 - 2t हो गया। तो हमने सिंपली इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कि हमारे पास ई को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ये टर्म आएगी, बाकी जो है वो वैसे ही आ गया। अब हम इसको गैमा फंक्शन बनाएंगे। गैमा फंक्शन हम कैसे बनाते हैं कि ई की पावर में माइनस के अलावा जो कुछ भी होता है हम उसको डब्ल्यू या किसी भी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं, और मोस्टली हम डब्ल्यू से ही करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस पूरी टर्म को डब्ल्यू के इक्वल लेट कर लिया। जब डब्ल्यू के इक्वल लेट किया तो हमने डेरिवेटिव लिया। तो अब देखें जब हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर डी के पास आया, क्योंकि डब्ल्यू वेरिएबल है तो यहाँ पर अप्लाई हुआ, और यहाँ सिर्फ काई स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हुआ। बाकी ये सारी कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए ये ऐसे ही रहेंगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास डी काई स्क्वायर है हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वो हमने कैसे निकाली है कि ये देखें, वो हमने यहाँ पर देखें कि सिंपली यहाँ से 2 दूसरी साइड पे चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ये वाली जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे आके डिवाइड होगी, तो हमारे पास ये आ गया डी काई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर हमने सिर्फ काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम वो कैसे निकालेंगे, हमने ये लेट किया ना तो यहाँ से हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल क्या करेंगे कि 2 को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो काई स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट्स में देखिए अगर हम काई स्क्वायर की जगह 0 पुट कर देते हैं, अगर हम काई स्क्वायर की जगह 0 पुट कर देते हैं ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अगर हम काई स्क्वायर की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इसी तरह जो हमारे पास W है उसकी जो रेंज होगी वो भी 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही होगी। अब हमने ये जो सारी वैल्यूज निकाली हैं काई स्क्वायर की और डी काई स्क्वायर की, वो सारी हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन स्टॉप किया था और उसके बाद लेटनिंग की थी वहाँ पर हम इसको दोबारा से सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर हम जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमने क्या करना है कि ये पूरी टर्म डब्ल्यू के इक्वल ऐड की थी तो इसकी जगह हमने
W पुट कर दिया। यहाँ काई स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हमने सब्सटीट्यूट की है और D काई स्क्वायर की जो आई है वो हमने यहाँ पर पुट किया। अब यहाँ से देखें कि अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपने जो कांस्टेंट है वो बाहर ले जाने हैं और सिर्फ जो W की टर्म में होंगी वो सिर्फ आपने यहाँ पर रख देने हैं, मतलब इंटीग्रल में सिर्फ W वाली टर्म्स रहने देनी है। अब यहाँ से देखें कि W जो है उसके ऊपर तो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी ना, तो W हमने यहीं पर रहने दिया n/2 - 1, ठीक है। और इसी तरह 2 1 - 2t इसको हमने सेपरेट कर लिया और इसकी पावर में n/2 - 1 लिख दिया। और बाकी यहाँ से भी हमने क्या किया, 2/1 - 2t वैसे रहने दिया और dw वैसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो सारी कॉन्स्टेंट है इनकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये बाहर आ जाएंगी। देखें अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखें, यहाँ पर n/2 - 1 है और यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो +1 है इसकी पावर में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइड पे जाके इसको +1 में लिख देंगे। और इसी तरह 1 - 2t है इसकी पावर में, ये अलग से है, ठीक है। और यहाँ पर 1 - 2t है। जब हमारे पास बेसिस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसकी पावर तो n/2 - 1 होगी और इसकी पावर क्या है 1, तो इसलिए यहाँ पर +1 हो जाएगा। बाकी जो है वो सारी टर्म हमने वैसे रहने दी। अब जब हमने यहाँ से ये वाली टर्म बाहर निकाल ली है जो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट ये रह गया जो कि हमारे पास गैमा फंक्शन के इक्वल होता है। और गैमा फंक्शन क्या होता है, गैमा फंक्शन हमारे पास ये होता है कि जब भी यहाँ पे 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट हो और e यहाँ पर -w और w n-1 हो, तो यहाँ पर जब हम लेते हैं तो n ये हमारे पास गैमा फंक्शन आ जाता है n में, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर n/2 है तो यहाँ पर हम n/2 लिख देंगे। यहाँ पर खाली n था तो यहाँ पर खाली n था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर देखें -1 +1 से कट हो गया तो ये रह गया, इसी तरह यहाँ से किया तो ये रह गया। अब यहाँ पर देखें ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये जो है गैमा फंक्शन n/2 इससे कट आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास ये रह जाएगा, ये हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। अब ये यहाँ पर देखें कि मोमेंट जनरेटिव फंक्शन हमारे पास क्या किया, हमने यहाँ पर नीचे पावर में पॉजिटिव था तो ऊपर लेके गए तो पावर नेगेटिव होगी। अब बोथ साइड पे हम लॉग अप्लाई कर देंगे। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन जो होगा वो क्यूमुलेटिव जनरेटिव फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पर लॉग की सीरीज अप्लाई हो जाएगी। वो किस तरह से कि यहाँ पर देखें जब हमने इस पर लॉग अप्लाई किया तो लॉग का रूल होता है ना कि जब भी कुछ भी पावर में हो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और अंदर यहाँ पर जो है वो ln अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ से देखिए -ln की जो सीरीज होती है वो हमारे पास ये होती है, यानी कि x कब आता है जब यहाँ पर x और माइनस के साथ हो, तो यहाँ पर क्या है -2t है तो नीचे क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। इसी तरह हम इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हमारे पास सीरीज है जो आपने ऐसे ही याद करनी है और इसमें बाद में हमने क्या करना है, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली इसको कर देना है कि जहाँ पर x है वहाँ पर 2t पुट कर देंगे प्लस अब देखिए x² 2 है तो यानी कि 2t का स्क्वायर लेंगे और साथ में नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह ये सारा आप करेंगे और यहाँ पर n/2 जो है ये हमारे पास बाहर जो है कॉमन है, ये बाद में इसके साथ आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म बन गया। अब देखिए हम हमेशा से क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, TR/r फैक्टोरियल के। तो उसके लिए हमें r फैक्टोरियल बनाना पड़ता है। r हमारे पास क्या ये वाली जो टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको फैक्टोरियल हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से 2 जो है वो 2 से कट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे खाली 2 रह जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 इससे कट हो गया। अब यहाँ पर तो nt आ गया सिंपल। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 फैक्टोरियल बन जाएगा क्योंकि ये 2 तो इससे कट हो जाएगा तो ऊपर भी 2 आ जाएगा नीचे भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है। अब देखिए 6 की सीरीज 6 को ओपन करें तो क्या बन जाता है, 6 को आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं ना 3/2/1, तो वो हमारे पास 3 की सीरीज बन जाएगी, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा और ऊपर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देखें यहाँ पर 8 का तो फैक्टोरियल नहीं बनेगा ना हमसे, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है जब नीचे करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो आ जाएगी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो 24 की जो सीरीज होती है 24 जो होता है उसको जब ब्रेक करते हैं तो वो हमारे पास 4 फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है। तो वो हमने लिख देना है कि 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 जो होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आएगा और बाकी ये हमारे पास 1 होगा। अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, वो किस तरह से करते हैं, वो हम इस तरह से कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं कि ये देखें जो मैंने रेड में लिख दिया ना ये सारे हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको कंपेयर करने के देखिए t
यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होता है r और r फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर 1 है और 1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली n आ जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। अब भी देखें यहाँ पर t स्क्वायर है और नीचे 2 फैक्टोरियल है, यानी कि r है तो r का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2n है। सिमिलरली 8n है और यहाँ पर 48n है, तो ये हमारे पास कैपस की वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि ये हमारे पास क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन था। तो k1 हमारे पास n के इक्वल है, k2 हमारे पास 2n, k3 8n और k4 48n के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि इनका रिलेशन क्या होता है कि जो मीन होता है वो k1 के इक्वल होता है, ठीक है, और जो वेरिएंस होता है वो k2 के इक्वल होता है जो कि 2n है। और इसके बाद यहाँ पर ये काम ख़त्म होता है। अगर आपको कहा जाए कि आप फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन भी ड्राइव करें तो वो आपने इस तरह से करने हैं। ये हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमारे पास इन वैल्यूज़ के इक्वल होता है कि μ1 जो होता है वो हमारे पास k1 के इक्वल होता है, μ2 k2 के, μ3 k3 के, और μ4 जो है वो हमारे पास इस पूरी टर्म के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे कि μ4 भी हम निकालेंगे, वो हम किस तरह से करेंगे, k4 की वैल्यू जो कि हमारे पास 48n आई है वो हम पुट कर देंगे, 3 आ जाएगा, k2 का स्केयर जो है k2 का स्केयर जो है वो हमारे पास 2n है और उसका हमने स्केयर ले लिया, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद अगर हमें कहा जाए कि आप β1 और β2 भी ड्राइव करें तो फिर हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूले लिखेंगे और ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये देखें β1 का जो फॉर्मूला है वो ये है और β2 का फॉर्मूला ये है, सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं और उनको सिंप्लीफाई किया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं और उनको सिंप्लीफाई किया। स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2n है तो उसका स्केयर ओपन करके बाकायदा कटिंग करके फिर हमारे पास जो रिमेनिंग रहा उसका अलग से इसका लेके और हमारे पास b2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि γ1 और γ2 फाइंड करें तो वो भी हमने इन फॉर्मूलाज में रख के फाइंड कर लेने हैं कि γ1 जो होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है, k3 जो हमारे पास आया है वो हमने लिखना है और k2 का k2 जो होता है उसकी पावर में 3/2 लेके हम उसके साथ उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 8, यहाँ पर आ जाएगा 8n3, ठीक है। वो किस तरह से आएगा कि जब 2 है और 2 की पावर में आप 3 है ना, तो आप इसको जब 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और यहाँ पर n3 आ जाएगा और उसके बाद इसके अंडर रूट ले लेंगे आप, ठीक है, 1/2 रह जाएगा ना, तो ये लेंगे और उसके बाद आप ये ऊपर वाले 8 को आप ब्रेक कर लेंगे 8 में, ठीक है, अंडर रूट में 2 टाइम्स कर लेंगे तो वो हमारे पास जब आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 8 के इक्वल ही आता है। इस तरह ये 8 इससे ख़त्म हो जाएगा और ये रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास। सिंपली कैलकुलेशन किया, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई। और उसके बाद अगर हमें रिलेशन मतलब कहा जाए कि रिलेशन सेटिस्फाइड करो तो फिर हमारे पास γ1 का जो रिलेशन होता है वो इसके इक्वल होता है। तो γ1 की हमने वैल्यू लिख दी और β1 की अंडर रूट में लिख दी, तो हमारे पास ये टर्म इक्वल आ गई है। इसी तरह γ2 और β2 का जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाइड करना है तो वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल होता है। इस तरह β2 की वैल्यू हमने पुट की, ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग ये पार्ट रह जाएगा, तो जो कि हमारे पास प्रूव हो चुका है। थैंक यू।